बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा नया चैप्टर जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन, इस सब्जेक्ट का अगला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 5 है जो प्री स्ट्रेसिंग से के हवाले से है, बल्कि चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम। तो चैप्टर नंबर 6 हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमें अप्रूव्ड सिलेबस मिला है, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 है और ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है जिसको हमने पढ़ना है। इसके जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूँ, जो चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, जैसा कि कंक्रीट को आप जानते हैं कि कंक्रीट एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर विद एडमिक्सचर्स और विदाउट एडमिक्सचर्स हम जो है तैयार करते हैं, और उसको हम कंस्ट्रक्शन के कामों में हम कंक्रीट को कॉलम बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए, स्लैब बनाने के लिए और बीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट, आप समझते हैं कि कंक्रीट जो है बजाते खुद जो पीसीसी है वो कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी थोड़ी होती है। टेंसाइल वहाँ पे जहाँ पे कंक्रीट को हमने इस्तेमाल करना है, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेसेस लेने के लिए हम कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट के उस जोन में, उस सेक्शन के उस जोन में, उस हिस्से में जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, वहाँ पे हम टेंसाइल स्टील डालते हैं जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को लेता है। तो इसका मतलब ये है, हम जानते हैं कि आरसीसी जो है, आरसीसी में कंप्रेशन को कंक्रीट बजाते खुद बियर करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, टेंसाइल स्ट्रेसेस को स्टील लेता है, और ये जो सारे कंप्रेशन और टेंशन वाले जो फिनोमिना है और ये जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं किसी कंक्रीट के मेंबर के अंदर, किसी आरसीसी के मेंबर के अंदर, वो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स के डालने के बाद होती हैं। तो ऐसी सूरत में लोड्स डालने के बाद जो एक, लेट से अगर हम एज्यूम करें कि हम बीम को डिस्कस करते हैं, तो बीम के दो हिस्से बनते हैं बीम के सेक्शन के। एक ऊपर वाला पोर्शन, बीम का ऊपर वाला पोर्शन जो है उसमें कंप्रेशन होती है, नीचे वाला जो चूँकि खिंच रहा होता है, जो जैसे ये है, जस्ट लाइक ए बीम, तो इसके ऊपर अगर हम लोड ऊपर से डालेंगे तो ये ऐसे बनेंगे, ऐसे होगा डालने से। तो इससे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फाइबर्स इसके स्ट्रेच हो रहे हैं, ऊपर वाला फाइबर्स इसके कंप्रेस हो रहे हैं। तो कंप्रेशन में कंक्रीट बजाते खुद मजबूत है, टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हम स्टील डालते हैं, और ये सारा कुछ जो है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स होता है। और अब न्यू रिसर्च जो आई हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी प्री स्ट्रेसिंग की, ये उस सूरत में है कि जब हमारे बीम का या कंक्रीट बीम का जो हमारे का साइज़ जो है उसका स्पैन बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़े स्पैन के लिए आम जो कंक्रीट का बीम हम बनाते हैं वही आरसीसी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आरसीसी का बीम ही बनाएं ज़्यादा स्पैन के लिए तो उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा निकलेगा। जब साइज़ बहुत बड़ा होगा तो फिर उसमें बीम का जो सेक्शन हम डिज़ाइन करेंगे, उसकी विड्थ और डेप्थ, तो उसकी विड्थ भी बहुत बड़ी निकलेगी, उसकी डेप्थ भी बहुत बड़ी निकलेगी, और उसमें स्टील की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए, इन चीज़ों से को कर्टेल करने के लिए, इनसे बचने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो प्री स्ट्रेसिंग है। न्यू रिसर्च जो है प्री स्ट्रेसिंग, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम उस बीम के अंदर पहले से वो स्ट्रेस इंड्यूस कर देते हैं जो उसके अंदर पैदा होने वाली होती है। मसलन एक बीम है जिसके अंदर जिसका लोअर पोर्शन जो है, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, तो हम बीम के अंदर पहले से उसमें टेंसाइल, उसमें ऐसा मैकेनिज़्म देते हैं, सरिया देते हैं,
उसको बाद उसको स्ट्रेच करते हैं मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, और उसके बाद हम बीम के एंड्स को एंकर कर देते हैं। जब हम जैक्स के दिए हम उसको हम खींचते हैं, पुल करते हैं तो स्ट्रेस इंड्यूस करने के लिए, तो जब हम उसके एंड्स, बीम के एंड्स के ऊपर जो सरिया है वो उसको हम एंकर कर देते हैं, और उसकी जब हार्डनिंग हो जाती है, सीमेंट और कंक्रीट की आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, और एंड्स भी हम मजबूती से बांध देते हैं ताकि सरिया अपनी असली हालत में ना आए। तो जितना हमने उसमें टेंसाइल स्ट्रेस पैदा की थी उतनी ही उसके अंदर वो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगी। वो उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा सरिया, तो वो पूरे के पूरे बीम के सेक्शन को कंप्रेशन में चेंज कर देगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आफ्टर लोडिंग पूरे का पूरा मेंबर जो है ये कम्स अंडर कंप्रेशन आ जाता है, और आफ्टर लोडिंग उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होनी थी वो नहीं पैदा होंगी, अगर होंगी तो बहुत कम होंगी, और टेंशन क्रैक जो डेवलप होते हैं वो कम से कम हो जाएंगे, बल्कि मिनिमाइज हो जाएंगे। एक तो हमने इसमें जैक्स को देखा है, जैक्स के लिए हमने पुलिंग करनी है, और एक ये पूरा सिस्टम होता है कि कैसे हम उनको उस स्टील की पुलिंग करते हैं, और एंकर कैसे करते हैं, उसके एंड्स को कैसे मजबूती से बांधते हैं ताकि उसके अंदर स्टील के अंदर जो हमने पैदा की है टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा की हैं वो वापस ज़ाय ना हो जाए, क्योंकि कंप्रेशन में सेक्शन तब भी आएगा अब अगर उसके अंदर जो हमने टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा की थी और एंड्स को हमने मजबूती से बांध दिया था, तो अगर वो स्ट्रेसेस उसके अंदर स्टील के अंदर मजबूत रहेंगी, उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो इसके लिए अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हमें कंक्रीट भी स्पेशल किस्म की बनानी पड़ेगी और स्टील भी स्पेशल किस्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो स्पेशल किस्म का स्टील है उसको हम हाई टेंसाइल स्टील कहते हैं, हाई टेंसाइल स्टील, HTS, हाई टेंसाइल स्टील। तो कम से कम उसकी स्ट्रेंथ जो है 5600 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 80,000 PSI हो, ये कम से कम उसकी स्ट्रेंथ है। इससे ज़्यादा के ऊपर भी हमें उसकी स्ट्रेंथ को इंड्यूस करना पड़ता है। तो कंक्रीट जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, इसकी मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 420 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 6000 PSI। इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा की हमें रिक्वायर हो सकती है, इससे कम की हमने लेनी नहीं है। तो फ्री फ्रॉम जो है ये टेंशन क्रैक्स इसमें नहीं आएंगे जब हमने प्री स्ट्रेसिंग कर दी होगी। तो इस हाई टेंसाइल स्टील के लिए जो हम स्टील इस्तेमाल करते हैं, स्टील वायर्स इस्तेमाल करते हैं, या स्टील वायर्स के मुख्तलिफ ग्रुप बना के मार्केट में मिलते हैं, एक 6-6, 7-7 वायर्स का ग्रुप बना के। इन वायर्स को टेंडन वायर्स कहते हैं, TENDONS, टेंडन वायर्स। टेंडन्स, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी इनके अलावा अभी हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के हवाले से बात कर रहे थे कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होती है। उसका मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन आपको करवाया था कि प्री स्ट्रेसिंग और आम RCC, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट और आम RCC में क्या फ़र्क है वो मैंने अभी बताया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग का प्रिंसिपल है क्या? तो प्री स्ट्रेसिंग का प्रिंसिपल मैं एक तो पहले आपको बताता हूँ कि प्री स्ट्रेसिंग का प्रिंसिपल होता क्या है। दूसरा उसको मैं डायग्रामेटिकली मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो समझ आ जाए। प्री स्ट्रेसिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के मेंबर के अंदर हमने
पहले से स्ट्रेस इंड्यूस कर देनी है, पहले से स्ट्रेस इंड्यूस कर देनी है। उस स्ट्रेस के ख़िलाफ़ इन अपोजिट नेचर, यानी अगर हम समझते हैं कि लोडिंग के बाद उस मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होनी है, तो हम पूरे के पूरे मेंबर में पहले से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस कर देते हैं, ताकि वो जब उसको उस मेंबर को उस बीम को हम इस्तेमाल करें जहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जब कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा हों तो उसके अंदर जो ऑलरेडी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा हो चुकी हैं बीम के अंदर, वो उनको न्यूट्रलाइज कर दे। या अगर कोई टेंसाइल स्ट्रेस बचती है तो वो मिनिमम बचे। इस तरीके से जो बीम के अंदर पहले से या मेंबर के अंदर पहले से हमने जो स्ट्रेस इंड्यूस की होगी और आफ्टर लोडिंग जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, पहले से जो हमने इंड्यूस किया है वो कंप्रेशन स्ट्रेस है, जो बाद में आफ्टर लोडिंग जो इसके अंदर इंड्यूस होगी वो होगी टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है और कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने पहले इंड्यूस किया है। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी। इस तरीके से पूरे का पूरा मेंबर जो है वो फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस होगा, या उसके अंदर अगर होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, तो जो हमारे लिए फेवरेबल है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एडवांटेजियस है। तो इसको मैं फिगर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्री स्ट्रेसिंग के प्रिंसिपल को। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने दिखाया है जिसका स्पैन L है। इसके ऊपर लोडिंग यूडीएल लोडिंग मैंने दिखा दी है W किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से। सेंटर में इसके पॉइंट लोड है W किलोग्राम्स, ये पाउंड्स में भी हो सकता है, किलो न्यूटन्स में भी हो सकता है, जो भी हो। तो लोडिंग के बाद जो ये एक बीम का सेक्शन है, ये बीम का सेक्शन है जो ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है। ये विड्थ ऑफ द बीम, ये डेप्थ ऑफ द बीम, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ये ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ये कंप्रेशन जोन ज़ाहिर किया है। ये न्यूट्रल एक्सिस NA, न्यूट्रल एक्सिस यानी ऐसे एक्सिस जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होती। ये यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है, नीचे आती हुई ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो जाती है। इसको अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह बनती है। ये है मैक्सिमम FC और ये है मैक्सिमम FT, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ये टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ से कम होती यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाती है, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ से कम होती यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा फाइबर बीम के सेक्शन के अंदर या बीम के सेक्शन के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे दोनों स्ट्रेसेस ज़ीरो हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये अंडरलोडिंग मैंने इसको डिफ्लेक्टेड शेप इसकी दिखाने की कोशिश की है कि अगर इस लोड की वजह से ये बीम झुकता है, डिफ्लेक्ट करता है, तो ये ऐसे झुकेगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो नीचे वाला इसका फाइबर है ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा हो रही हैं। ऊपर वाला चूँकि ये नीचे को दबा रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ये वाले पोर्शन जो है ये वाला, ये कंप्रेशन में है, ये टेंशन में है। इसको मैंने क्रॉस सेक्शन में दिखा दिया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम प्री स्ट्रेसिंग में करते कैसे हैं। लेट्स से कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके अंदर हमने एक कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये एक हमने वायर दी हुई है, टेंडन वायर जो हाई टेंसाइल स्टील की वायर है। इसके ऊपर हमने ये फोर्स P लगा के जैक्स के दिए फोर्स लगाई है, ये जैक्स और ये वाले जैक्स। इन जैक्स की मदद से हमने फोर्स P, वो लेट से कि 1,00,000 PSI हमने इसके अंदर
इसको जो है ना बाहर की तरफ खींचा है 1,00,000 PS अपना पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से। तो ये जो इतनी हमने स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस कर दी है ये जैक्स की मदद से की है। और अब क्या है, अब ये इतनी स्ट्रेस इंड्यूस करने के बाद हम इसके इन एंड्स को एंकर कर देंगे, इन एंड्स को, कि ताकि ये जो स्टील है, ये स्टील, ये वाला स्टील ये अपनी जगह पे कायम रहे और इसमें जो स्ट्रेस हमने इंड्यूस किया है बाय फोर्स वो इसके अंदर मौजूद रहे। ये हमने जो स्ट्रेस पैदा किया है वो है टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस मैंने पैदा किया है। अब इसको एंकर कर दिया है। एंकर करने के बाद जब हमने फालतू तार जो हैं वो हमने काट दिए हैं, टेंडन वायर्स या स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, वो हमने काट दिया है। अब ये जो बीम है, ये बीम को जब हमने जितनी फोर्स से, अगर 1,00,000 पाउंड से हमने इसको खींचा था, 100,000 पाउंड, इससे अगर हमने खींचा था तो वही फोर्स इतनी ही फोर्स इसको अब कंप्रेस करेगी, क्योंकि हमने जैक्स को हटा दिया है। कंक्रीट और स्टील की हार्डनिंग हो गई है, इसकी बॉन्ड इसका बन चुका है। ये वाले जो पोर्शन है ये हमने एंड्स को एंकर कर दिया है। एंकर करना, मजबूती से बांध देना। अब क्या होगा कि सारे का सारा बीम जो है वो 1,00,000 पाउंड्स की फोर्स से कंप्रेस हो रहा है। अब अगर हम इसको जहाँ पे हमने इस बीम को इस्तेमाल करना है वहाँ पे जाके रखेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा लोडिंग के बाद, कि लोडिंग की वजह से नीचे वाला जो फाइबर्स हैं वो इसके स्ट्रेच होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस उसमें पैदा होंगी लोडिंग की वजह से। लेकिन चूँकि हमने उसके अंदर पहले ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा कर दी हैं, लिहाजा वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस जो उसके अंदर लोड की वजह से पैदा हो रही हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगी और नतीजा ये निकलेगा कि ये सारे का सारा बीम जो है ये फ्री फ्रॉम एनी टेंसाइल फोर्स होगा। और अगर कोई टेंसाइल फोर्स इसमें पैदा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी, तो वो मिनिमम होगी, जिसकी वजह से इसमें टेंसाइल क्रैक भी नहीं आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको समझाने में कुछ कामयाब हो गया हूँ। फर्दर आप इसको अपनी बुक से देखेंगे तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इस तलबा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेसिंग हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग जो है वो हम देख रहे हैं। प्री स्ट्रेसिंग के कितने तरीके हैं? प्री स्ट्रेसिंग के 2 तरीके हैं। इसको मेथड्स ऑफ टेंशनिंग कहते हैं। एक्चुअली हमने टेंशन स्ट्रेसेस हमने उसमें देनी होती है स्टील के अंदर, लिहाजा इसको मेथड ऑफ टेंशनिंग के नाम से मौसूम करते हैं। तो मेथड ऑफ टेंशनिंग कितने तरीक़ों की है और इसमें इसके 2 तरीके हैं। एक है प्री टेंशनिंग का तरीका, दूसरा पोस्ट टेंशनिंग का तरीका। ये प्री स्ट्रेसिंग के 2 मेथड हो गए, एक प्री टेंशनिंग, दूसरा पोस्ट टेंशनिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि प्री टेंशनिंग का मतलब ये है कि हमने कंक्रीट मेंबर को इस्तेमाल करने से पहले कास्टिंग से भी पहले हमने उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा कर देनी है। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं जो प्री कास्ट मेंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, प्री कास्ट कंक्रीट मेंबर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इजहार वालों की जो है वो तैयार छतें, जैसे कहते हैं कि इजहार की तैयार छतें, वो प्री कास्टेड होती हैं। तो इसमें यह है कि प्री स्ट्रेसिंग में, प्री टेंशनिंग में ये एक उसका पूरा मैकेनिज़्म मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम इसमें कैसे प्री टेंशन
प्री टेंशनिंग में किस तरीके से हम टेंशन वायर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा करते हैं, वो ये देखें। ये कास्टिंग बेड है जहाँ पे हमने मेंबर्स को कास्ट करना है। ये एक एंकर पोस्ट है, ये दूसरी एंकर पोस्ट है। ये एनकरेज फॉर टेंडेंस कहते हैं हाई टेंसाइल स्टील की वायर्स जिनको हमने बतौर रीइंफोर्समेंट के इस्तेमाल करना है और उसमें हमने स्ट्रेसेस इंड्यूस करनी है। वो ये देखें, ये एक टेंडन वायर है जो हाई टेंसाइल स्टील की है जिसको हमने जैक्स के ज़रिए पुल करना है, पुल करना है। और ये वो मेंबर्स हैं, ये 1 2 3 और 4 ये मेंबर्स हैं जिनकी हमने कास्टिंग करनी है। तो इसमें करते ये हैं कि फार्म वर्क लगा के, कास्टिंग बेड के ऊपर फार्म वर्क लगा के उसमें से हम टेंडन वायर गुजार देते हैं। टेंडन वायर गुजारने के बाद हम उसमें मतलूबा जो स्ट्रेस हम इंड्यूस करना चाहते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस हम उसकी इंड्यूस कर देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस करने के बाद, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस पैदा करने के बाद जैक्स की मदद से हम ये जो मेंबर्स हैं इन मेंबर्स को कंक्रीट के ज़रिए हम इनकी कंक्रीटिंग कर देते हैं। इन चारों मेंबर्स की कंक्रीटिंग कर देते हैं। और कंक्रीटिंग में आप समझते हैं कि कंक्रीट जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए जो कंक्रीट बड़ी वीआईपी किस्म की, स्पेशल किस्म की, मैक्सिमम ताकत वाली कंक्रीट होती है वो हम डालते हैं। और डालने के बाद उसकी प्रॉपर उसकी कंपैक्शन कर दी, सब कुछ कर दिया। इसके बाद हम इसको जो है हार्ड होने देते हैं, इसको सेट होने देते हैं। इसकी सेटिंग इस दौरान हम इसकी क्योरिंग भी करते रहते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो जैक से हमने इसको पुल किया हुआ है टेंडन वायर्स को, वो जैक्स अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ ना करें। उसके अंदर जो स्ट्रेस फोर्स जो हमने पैदा की हुई है वो फोर्स इसके अंदर कायम रहे। जब ये बिल्कुल मेंबर हार्ड हो जाते हैं तो हम इन जैक्स को खोल देते हैं, और इन एंड्स की एंकरिंग कर देते हैं। इनको काटने के बाद इनके एक ऐसा सिस्टम के नट बोल्ट के ज़रिए हम इनको बिल्कुल टाइट कर देते हैं ताकि इनके अंदर जो टेंडन वायर के अंदर हमने जो स्ट्रेस इंड्यूस की है वो अपनी जगह पे कायम रहे। जब हम उसको जैक्स को रिलीज़ करते हैं तो जितनी ताकत से हमने इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा की थी, अब छोड़ने के बाद ये जो वायर है वापस अपनी असली हालत में कोशिश करेगी आने की, तो ये इस पूरे मेंबर को कंप्रेशन में चेंज कर देगी, इन सारे मेंबर्स को कंप्रेशन में चेंज कर देगी। तो इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि एक तो बॉन्ड बिटवीन स्टील और कंक्रीट, इसकी वजह से वो जो स्ट्रेस हमने इंड्यूस किया वो मेंटेन रहती है। दूसरा एंड ग्राउटिंग भी हम उसकी करते हैं ताकि जो स्टील है, स्टील को जंग ना लगे। और दूसरा ये है कि एंड्स को प्रिजर्व करते हैं ताकि स्ट्रेस जो है वो उसके अंदर मजबूती से कायम रहे। अब पोस्ट टेंशनिंग का तरीका, ये ज़्यादातर पोस्ट टेंशनिंग का तरीका जो है ये हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े ब्रिजेस, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादा पोस्ट टेंशनिंग का तरीका ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी एग्ज़ाम्पल जो है जैसा कि मुल्तान के अंदर मेट्रो बस का जो हमने पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया है, मेट्रो बस का जो ट्रैक हमने बनाया है, ये पोस्ट टेंशनिंग की बेहतरीन मिसाल है। पोस्ट टेंशनिंग, इसमें हमने जो कंक्रीट के गर्डर,
कंक्रीट के जो गर्डर बनाए हैं वो हमने कास्टिंग बेड के अंदर बनाए हैं। उसमें इसका तरीक़ेकार ये है कि ये भी बड़े बड़े हैवी साइज़ के हैं, और अगर ये प्री स्ट्रेसिंग का तरीका उसमें हमने इस्तेमाल ना किया होता तो इनके साइज़ जो मौजूदा साइज़ हैं इनसे दुगने और 3 गुना बड़े साइज़ होते, और स्टील भी इसमें 2 से 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होता, कंक्रीट भी इस्तेमाल होती, यानी लामहला ये बहुत महंगा पड़ता। और इनको उठा के रखना अपनी उस प्लेस पे जहाँ पे हम इसको रखना चाहते हैं, वो जो ट्रैक बनाया है उसके ऊपर, तो वो बड़ा मुश्किल था। तो कंक्रीट गर्डर जो अब पोस्ट टेंशनिंग में जो कंक्रीट गर्डर बनाए हैं या जो बीम बनाए जाते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि कंक्रीट हमने डिज़ाइन के मुताबिक फॉर्म वर्क बनाते हैं। फॉर्म वर्क के अंदर ही हम जो हमने स्टील रीइंफोर्समेंट का जो स्टील है वो हमने दे दिया है। उसके बाद जो हमने प्री स्ट्रेसिंग का स्टील हमने देना है वो हम टेंडन वायर्स जो जिसमें से हमने गुजारने हैं वो हम उसमें से गुजार देते हैं, उसकी स्पेस रखते हैं, उसकी डक्ट एक रखते हैं, एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 जितनी भी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होती हैं वो हम उसके अंदर डक्ट रखते हैं, उसके ऊपर शीथिंग कर देते हैं, और शीथिंग करने के बाद हम इसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं, और कंक्रीटिंग करने के बाद उसको हम हार्ड होने देते हैं। उसकी जब हार्डनिंग हो जाती है, प्रॉपर हार्डनिंग हो जाती है, उसकी प्योरिंग भी उसी तरीके से करते हैं। 24 दिन के बाद, 28 दिन के बाद जब वो प्रॉपर हार्ड हो जाता है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो फिर हम उसके जो एंड्स होते हैं उनको वहाँ पे हम एक ऐसा निज़ाम अपना, एक ऐसा असम्बली, एक ऐसा सिस्टम लेके जाते हैं। तो उन टेंडन वायर्स को हम बारी बारी जैक्स की मदद से रिक्वायर्ड ताकत के साथ हम उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं, और फिर उनके एंड्स को नट एंड बोल्ट के ज़रिए, और अगर उसके अंदर जो गैप रह जाता है उसके अंदर जो हमने सुराख छोड़े होते हैं जिसके अंदर से हमने टेंडन वायर्स गुजारी होती हैं, उसके अंदर हम सीमेंट और सैंड का स्लरी एक बना के, मज़बूत किस्म का जो स्लरी बना के, रिच स्लरी बना के उसको इंजेक्ट करते हैं, उसको भी हार्ड होने देते हैं। हार्ड होने के बाद हम जैक्स को हटा देते हैं, उसके एंड्स को मजबूती से बांध देते हैं नट्स की मदद से, और हमने ग्राउटिंग की मदद से वो एक जो सीमेंट और सीमेंट सैंड का जो स्लरी थी, जो कंक्रीट थी, और जो सरिया था, जो टेंडन वायर्स थी, जो बतौर प्री स्ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया हमने, उसको वो एक यकजान हो जाते हैं। और जब हम उसके एंड्स को खोल देते हैं तो जितनी फोर्स से हमने उन टेंडन वायर्स के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस की थी, टेंसाइल स्ट्रेस, उतनी उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं। तो इससे हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। ये प्री स्ट्रेसिंग का, ये पोस्ट टेंशनिंग का तरीका है। प्री स्ट्रेसिंग में पोस्ट टेंशनिंग का तरीका है यानी कंक्रीट हम इसमें पहले पोर कर लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस करने के लिए स्टील वायर्स या टेंडन वायर्स हम उसके अंदर से गुजार देते हैं, उसकी हमने स्पेस रखी होती है, और उसको फिर हार्डने के बाद हम उसमें प्री स्ट्रेसिंग जैक्स की मदद से हम फोर्स उसमें अप्लाई करते हैं। फिर एंड्स को हम प्रिजर्व करते हैं, एंड्स को प्रिजर्व करने के बाद हम उसको प्रॉपर छोड़ देते हैं, और जहाँ पे हमने उसको इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। ये है हमारा पोस्ट टेंशनिंग का तरीका जो अभी हमने पढ़ा था। तलबा, हमने मटेरियल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग अभी मेथड्स हमने पढ़े हैं, पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, उसका एक्सप्लेन मैंने किया है। और मटेरियल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ओवरव्यू मैंने दे दिया था इंट्रोडक्शन में, लेकिन थोड़ा सा डिटेल के साथ हम इसको देखते हैं कि मटेरियल फॉर प्री स्ट्रेसिंग में दो ही चीज़ें हैं, कंक्रीट और स्टील, दो चीज़ें हैं। तो कंक्रीट में जो हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, आम कंक्रीट की निस्बत इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, दीज ऑल इंग्रेडिएंट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि हम चाहते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी वो जिसकी मिनिमम ताकत जो है वो 420 किलोग्राम पर सेंटीमीटर
या 6000 PSI हो। तो ऐसी कंक्रीट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सीमेंट भी ताज़ा हो, फाइन एग्रीगेट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो, फ्री फ्राम एनी कंटेमिनेशन हो, कोर्स एग्रीगेट साफ़ सुथरी हो और अच्छे स्टोन से हासिल की गई हो, पानी बेहतरीन हो और एनवायरनमेंट और उसकी जो हमने क्योरिंग करनी है वो सारे के सारे काम वो इंतहाई आला दर्जे के होने चाहिए ताकि हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो हासिल हो सके। तो ये है, इसमें मिनिमम स्लम्प जो है वो हम रखेंगे 4 इंच या 10 सेंटीमीटर और स्टीम क्योरिंग करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि आम आरसीसी स्ट्रक्चर की निस्बत ये जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसमें कंक्रीट आला क्वालिटी की कंक्रीट कैसे हासिल होगी? जब तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी किस्म के होंगे, किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं होगी, उनकी सैंड बेहतरीन होगी, कोर्स एग्रीगेट बेहतरीन होंगे, साउंड किस्म के एग्रीगेट होंगे, पानी से इस्तेमाल करेंगे, स्टीम क्योरिंग करेंगे और मिनिमम स्लम्प रखेंगे, वाटर सीमेंट रेशो भी सही रखेंगे। और सीमेंट जो है जो कि जान है स्ट्रेंथ की वो भी आला किस्म का और ताज़ा और फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे हाई टेंसाइल स्टील हम इस्तेमाल करते हैं जो कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस को ले सकता है और मैक्सिमम स्ट्रेसेस के ऊपर भी इसकी यील्डिंग शुरू नहीं होती। आम स्टील हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो टाइम के साथ साथ वक्त के साथ साथ उसमें जो है उसकी यील्डिंग शुरू हो जाती है और वो अपनी स्ट्रेंथ को यानी बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर जो हमने इंड्यूस की होती है वो स्ट्रेस कम होना शुरू होती है और जिसकी वजह से हमारी पी स्ट्रेसिंग का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। तो हाई टेंसाइल स्टील इसकी ताकत कम से कम 5600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 80,000 PSI ये हो। और इसके लिए जो हम वायर्स इस्तेमाल करते हैं उनको टेंडन वायर्स कहते हैं। उनका जो डायमीटर है ये 1.5 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर यानी बहुत बारीक बारीक सी बार्स होती हैं। इनके गुच्छे बना के भी हम इस्तेमाल करते हैं, इनको ग्रुप्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं या हम इसको कह सकते हैं 1/16 इंच से 3/8 इंच दाएँ तक। और इसमें कोई श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए, कोई क्रीप नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी है प्री स्ट्रेसिंग में अच्छी किस्म का कंक्रीट, अच्छी किस्म की स्टील, ताकि हमारा जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, जो मेंबर हम बना रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग का, वो अपनी अफादियत स्ट्रेसेस डेवलप होने की वजह से उनको मेंटेन रखे, उनको रिलीज़ ना होने दे और उसकी अफादियत ज़ीरो ना हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद एंड है इस चैप्टर का, वो उसमें है एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ओवर ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी आरसीसी, ऑर्डिनरी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। उसके मुकाबले में क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं? एक तो ये है कि इससे हमें सेक्शन बड़ा इकोनॉमिक सेक्शन मिलता है। अगर हम ऑर्डिनरी कंक्रीट बनाएंगे, आरसीसी बनाएंगे, आरसीसी का बीम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें कंक्रीट भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, स्टील भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सेक्शन भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इससे सेक्शन एक तो रिड्यूस सेक्शन होगा, इकोनॉमिक सेक्शन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे एंटायर सेक्शन फुली इन कंप्रेशन। इससे क्या होता है कि पूरे का पूरा बीम जो है, पूरे का पूरा मेंबर जो है वो कंप्रेशन में होता है, उसमें मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं जिसकी वजह से कोई हेयर क्रैक्स डेवलप नहीं होते। कैन बी यूज फॉर लॉन्गर स्पैन्स। आम आरसीसी के बीम हैं, आम आरसीसी के गर्डन हैं, आम आरसीसी के मेंबर्स जो हैं उनको हम एक लिमिटेड स्पैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 फुट 40 फुट। इससे जब बढ़ता है तो उनके लिए वो अनइकनॉमिकल रह जाते हैं। तो लॉन्गर स्पैन के लिए जस्ट लाइक फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन और मेट्रो ट्रेन के ट्रैक्स वगैरह के लिए जो हम बड़े बड़े स्पैन के हम बीम इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट सूटेबल है
और बड़े स्पैन के लिए इकनॉमिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको कहते हैं नंबर 4 पे नो हेयर क्रैक्स ड्यू टू मिनिमम टेंशन। अब चूँकि इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस कम से कम होती हैं, लिहाजा यहाँ पे हेयर क्रैक आने का कोई अंदेशा नहीं है। नंबर 5 पे सेविंग ऑफ मटेरियल दैन ऑर्डनरी रीइंफोर्स कंक्रीट मेंबर्स। इसमें भी ये पहले भी डिस्कस किया है कि इकानमी है सिर्फ मटेरियल कंक्रीट का और आरसीसी और स्टील का। जब सेक्शन छोटा हो जाएगा तो स्टील भी कम इस्तेमाल होगा, कंक्रीट भी कम इस्तेमाल होगी, तो सेविंग होगी मटेरियल में। लाइट वेट स्ट्रक्चर, नो हैवी फाउंडेशन। अब ऑर्डिनरी मेंबर्स की निस्बत प्री स्ट्रेस जो मेंबर्स हैं, ये इनका चूँकि साइज़ छोटा होता है, लिहाजा इनके साइज़ छोटा होने की वजह से ये लाइट वेट होते हैं, लिहाजा इनकी फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की नहीं हमें डिज़ाइन करनी पड़ती। सेविंग इन स्टील एंड कंक्रीट, ये दोनों में सेविंग होती है। नो नीड ऑफ shear स्टील। अब चूँकि इसके अंदर shear स्ट्रेसेस बहुत कम डेवलप होती हैं, लिहाजा इसमें एडिशनल shear रीइंफोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सिर्फ 2-3 हैं। एक तो ये है कि हमें स्पेशल इसके लिए एनकरेज का जो है सामान और अपरेटस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशल किस्म की कंक्रीट बनानी पड़ेगी और स्पेशल किस्म के गुड क्वालिटी कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हाई टेंसाइल स्टील है वो बड़ा महंगा मिलता है। अब चूँकि इसके इतने फ़ायदे हैं, लिहाजा उन फ़ायदों को अगर हम कंपेयर करें इनके डिसएडवांटेजेस के हवाले से तो वो बहुत कम है। एक जो चीज़ है कि इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस हमें अप्लाई करने पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स अच्छे किस्म के लेने पड़ेंगे और स्पेशली हाई टेंसाइल स्टील लेना पड़ेगा जो कि महंगा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विश यू गुड लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका और मेरा आपका और इस मुल्क का हामी और नासर हो। आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग अल्लाह ताला की इबादत करें और इबादत में सबसे अहम और सबसे ज़्यादा ज़ोर जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने दिया है वो कुरान मजीद में जो आया है बार बार हुक्म, वो है तकरीबन 750 दफ़ा जो कुरान मजीद में हुक्म आया है वो है नमाज का। और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह से मांगने का ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम सारे अपने काम जो है निकलवा सकते हैं अल्लाह को राज़ी करने से। और नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जो किसी हालत में भी मुसलमान से वो छूटता नहीं है, यानी उसमें किसी सूरत में भी इसकी इजाज़त नहीं है छोड़ने की। यानी अगर बंदा तंदुरुस्त है फिर तो वो पढ़ेगा, जमात के साथ पढ़ेगा। अगर तंदुरुस्त नहीं है, बीमार है, वो लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, और ज़्यादा बीमार है लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े। अब अगर उसको होश ही नहीं है तब जाके कहीं पे है कि वो उसको बंदे को होश नहीं है, फिर भी वो बंदे के सर से वो फ़र्ज़ उतरता नहीं है जब तक कि वो बंदा ठीक हो जाए तो उसकी क़ज़ा अदा की जाए। तो अपने वालिदैन का एहतराम करें, अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह।